और जब आप बिल्कुल थाना छोड़ के बाहर निकले, यकीनन आपने ये सोचा होगा कि मेरी अकेले की ज़िंदगी जो है ना वो इतनी कीमती जितनी सबकी कीमती। ज़्यादा। आप अकेले जब बाहर निकले, सबसे पहले आपने बाहर जूम को किस तरह देखा, कैसे हालात थे, आप क्या फील किया आपने? मैं जब निकला तो हम गाड़ी लेके ना जो लेके आए उधर, जिनका स्टार्ट लिया तो वो चौक है, चौक में गाड़ी लाए तो जाफ़र खान ने यानी कि गाड़ी तो वैसे उसे कहते हैं गाड़ी सर रोके, मैं रोका, वो गया आगे ना मुलाजम 3-4 खड़े ना कंस्टेबल्स, वो बातें कर रहे थे। तो पहले तो ये जाफ़र खान उनके पास गया, उन्हें कहता है कि आज आपको पता है कि थ्रेट्स मिली हुई हैं, आप आयतल कुर्सी का व्रत रखें, जो आप में नहीं पढ़ सकता दूसरा सुनाए, वरना एक एक या दो दो और उससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें वो भेजता है, भेजने के बाद एकदम वापस से देखता, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ उसको, ये सामने तो खड़ा था, तो यूँ आता है ऐसे, तो ऐसे आता है तो इधर राइट साइड से एकदम एक बंदा लोगों में से ना हजूम से तो हाँ तेज कदमों से आ रहा है। मैं भी उधर देखता हूँ, वो भी देखता, इधर से जाफ़र खान उनको, यानी कि उसकी नज़र मेरे पे है, उसके ऐसे 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 यूँ एंगल बना है, तो वो आता है तो जाफ़र खान एकदम उसके जाके सीधा यानी कि उसके करीब पहुँचता है। तो जब करीब पहुँचता है ना तो यूँ उसके धक्का देकर मुझसे और वो हजूम से दूर ले जाने की, यानी कि जाफ़र खान को तकरीबन 100% श्योर हो गया था कि ये बंदा यानी कि कोई मशकूक है या कुछ ऐसा काम करने लगा है, जो है वो या उसने उसकी वो कोई जैकेट देख ली थी या कुछ, हाँ या कुछ उसने देख लिया था, तो वो उसे धक्का दे के लेके जाता है काफ़ी दूर, काफ़ी यानी कि जितने कदम वो ले जा सकते। इसी दौरान वो हाँ जी, वो क्योंकि उसने इधर ही तो बांधा हुआ था पेट के साथ, तो पेट और पेट यूँ जाफ़र खान और दोनों के आपस में पेट भी बिल्कुल मिले हुए थे, तो उसने अपने आप को उड़ा दिया मेरी नज़रों के सामने, और इतना उसने वो जुल्म किया। और जब वो ब्लास्ट किया तो मेरे आंखों के सामने वो मेरा जाफ़र शहीद होता हुआ तकरीबन तकसीम हो गया था वो। तो वो इसका धड़ ये लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है, उसके मीनार के साथ जाके गिरा था, ये जो मलून आया था खुदकुश हमले वाला उसका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला कदीर है। मेरे भाई सूफ़ी मोहम्मद अहमद मून मार्केट बम ब्लास्ट में शहीद हुए। हम भाई अल्लाह मियाँ की ख़ास करम नवाजी थी कि उस वक्त आखिरी मुलाकात मेरी उनके साथ थी। मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो अचानक मुझे कहते हैं यार मैंने भाई बुक डिपो पे ना किताबें मंगवाई हुई हैं इस्लामिक, मैंने वो लेने जाना। वो इस्लामिक स्कॉलर थे तो वादे के बड़े पाबंद थे टाइम के। उन्होंने मुझे कहा आप घर जाओ, तो मैं घर के लिए निकला तो वो मून मार्केट के लिए निकले। 5 मिनट या 10 मिनट गुजरे होंगे तो हमें, क्योंकि मून मार्केट घर के बहुत पास थी हमारे, तो ब्लास्ट की आवाज़ आई, खिड़कियाँ हिली, तो हमने कहा कि कहीं ब्लास्ट हुआ है। टीवी ऑन किया तो खबरें चली कि मून मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। हम बहुत परेशान हुए। मैंने घर भाभी को फ़ोन किया, भाई अभी निकले तो नहीं? उन्होंने कहा भाई तो निकल चुके। मैंने कहा कितनी देर हुई? उन्होंने कहा 5 मिनट या शायद 10 मिनट। मैंने ये सोचा कि अभी तो वो रास्ते में होंगे। फिर हमने उनके नंबर पर ट्राई की तो उनका नंबर नहीं मिला। फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं मून मार्केट निकल गया उनको देखने के लिए। ढूंढते रहे, वो नहीं मिले। रात पहर 4 बजे म्यू हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ पे उनको पहचाना। वो एक कर्ब का समा था, मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी उस वक्त। अल्लाह मियाँ ऐसी घड़ी किसी को ना दिखाए और अल्लाह मियाँ ये टाइम किसी पे ना लेके। इस वाक़े को काफ़ी साल हो गए, आज तक हम वो कर्ब, वो दर्द और वो उनकी जुदाई का एहसास आज तक हमारे दिल में, और हमेशा जब ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो वो ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ हर एक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और किसी पे ये बुरी घड़ी ना लेके आए, और इन दहशत गर्दों को नेकी की हिदायत दे। वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे कितने लोग, कितने ख़ानदान, कितने बच्चे तड़पते रहते हैं, माँ बाप सिसकियाँ लेते रहते हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।
रियाज़ाबाद साहब, जैसे आपने ये थोड़ा सा अभी तफसील बताई, बड़ा दिल परेशान हुआ सुन के। इस मौके पर मेरे ख्याल में उस अजीम मुजाहिद के बारे में एक सवाल मैं आपसे ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जब आप जैसे बता रहे कि वो मुलाजमीन को बता रहे थे कि आयतल कुर्सी पढ़ो, जिसको नहीं आती वो दूसरे से सुने, ये बहुत ऐसी चीज़ें हम पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जंगों में सुनते हैं, लेकिन पुलिस में पहली मरतबा ऐसा मुझे सुनने को मिला और मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पुलिस के महकमे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा नेक इंसान था, वो जो अपने मुलाजमीन को इस तरह जाके गाइड कर रहे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना शायद आखिरी वक्त, या उनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल मिल गया था कि उनको पता था कि शायद मेरा ये आखिरी वक्त है। एक तो ये उनका सलूट करने को दिल चाहता है उनके बारे में। दूसरा ये कि वो एक, मैंने ये भी सुना है कि उनकी कोई शक्ल आपसे मिलती थी। कुछ लोगों को ये भी, मेरे ख्याल में शायद ये भी ना समझा लोगों ने कि शायद उसकी जगह, आपकी जगह वो है, या इस तरह कुछ सोचा हो। इसके बारे में बताएंगे। ये अखबारात में ये आया था। असल में होता है बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि मेरी ये तकरीबन एज भी एक जैसी थी, फेस भी मिलता जुलता था, छोटे छोटे उस टाइम उसने भी दाढ़ी रखी थी, मैंने भी दाढ़ी रखी थी, तो हाइट भी तकरीबन एक जैसी थी। फिर हम बैचमेट भी थे, मैं इंस्पेक्टर हो गया था, वो सब इंस्पेक्टर था, और मेरे साथ वो काफ़ी पोस्टिंग साथ था, मोहब्बत प्यार भी हमारा आपस में काफ़ी था। तो बहुत नेक, वैसे नेक, यकीन जाने के 5 वक्त नमाजी था वो माशाल्लाह, और कभी फैसला गलत नहीं करता था, और ये ड्यूटी का ड्यूटीफुल था। और अब आ जाए चेहरे पे, तो बिल्कुल बात ये है। तो आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा देखा कि क्योंकि उसने ब्रीफ किया और मुलाजमों ने उसको सलाम सलूट भी किया कि वो इंचार्ज यूनिवर्सिटी तो था उनका, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा ठीक है जी ठीक है। जब वो उन्हें ये ब्रीफ करके जो ही मुड़ा तो उसने ये, जैसे ये अखबारात ने भी ये लिखा था कि वो शक्ल ऐसी थी और वो मैं बच गया, और वो तो उन्होंने वो शक्ल भी हो सकता है उसका धोखा खाया हो कि ये रियाज़ाबासी है। आप उनके बारे में बता रहे हैं कि बड़े नेक थे, 5 वक्त के नमाजी थे, और फिर आपकी फ्रेंडशिप भी थी, आपने कहा कोर्समेट भी थे, बाद में आपकी पोस्टिंग हुई। तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि जब आपकी आंखों के सामने उनके जिस्म के पर्चे उठ गए तो आपकी क्या फीलिंग थी? देखें, वो आज भी मुझे वक्त याद आता है कि पहले तो मैं ये वही जैसे पहले वाली बात कि मैं बाहर निकला तो वो आया भी मेरी खातर था, तो सोचा तो यही था कि जब मेरी खातर आया तो ठीक है, मेरे हद तक ही रहेगा ना। लेकिन ये यहाँ तक नहीं सोचा था कि वो इतने बंदे को ज़िबा कर देगा, कम से कम को 100 बंदे को ऐसे अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगियाँ दी तकरीबन, वरना 20-22 तो शहीद हो गए थे, जिसमें हमारे ये जाफ़र भी और एक कांस्टेबल भी शहीद हुआ था। तो दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि इन ज़ालिमों पे भी कि इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है। बहरहाल आप मैं क्या इस चीज़ का बताऊँ, एक इंतहाई जिस तरह के एक इंसान को होता है, तो आज तक मुझे वो सीन भूलता नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे 65 की वार में अजीज़ भट्टी अपनी कुछ चीज़ें अपने जूनियर को दे रहे थे कि अगर मैं ना रहूं तो ये मेरी चीज़ें पहुंचा दें, आपस में कुछ ऐसे कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे समय लग रहा है कि जाफ़र बलोच साहब का और आपके बीच में, यकीनन आपने कहा जब वो गाड़ी से निकल के गए तो आप उनको देखते रहे, वो मुलाजमों से बात कर रहे तब भी आप उनको देखते रहे, और ये सब कुछ इतना सडनली हो गया कि कुछ भी। आपने सही कहा है कि जब ये हादसा मैंने देखा कि इतने लोग, और वो तकरीबन 10 फुट नीचे गिरा हो गया था, इतना बरूद से भरा हुआ इंसान क्या, एक दरिंदा आया था जिसने तकरीबन 22-23 लोगों को शहीद कर गया। जाफ़र सब इंस्पेक्टर हमारा शहीद हो गया, एक कांस्टेबल शहीद हो गया। तो वो आया तो मुझे मारने ही था ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, मैं बच गया, ज़ख्मी हो गया था, और मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी, बच गया। और वो बाकी सारा जो तकरीबन 100 लोग ज़ख्मी भी हुए थे। देखिए सर, हमने पढ़ा है, सुना है बुज़ुर्गों से कि मारने वाला से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है। ये जाना तो सबने है, रहना तो यहाँ किसी ने नहीं है। किसी को शहादत की मौत मिलेगी, किसी को ऐसे जो भी है। एक बड़ा उसी दिन का वाक़या ऐसा, आपकी तो एक पूरी स्टोरी चल रही थी ना, जिसमें आपको फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेड आ रहे हैं, आपको कुछ पता भी था, अंदाज़ा भी था कि क्या होने वाला है। जो मासूम लोग थे वहाँ पे, जो कोई शॉपिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, उनको तो कोई पता नहीं था कि यहाँ पे अभी और क्या होने वाला है। ये बड़ा रश था वहाँ पे। मैं खुद उसमें, जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ सर, अच्छा, मैं खुद अपने बच्चों के लिए उसी जगह से, वो जहाँ पे फ्लैग वगैरह लगे हुए थे ना, एक पोल लेने गया था मैं, कर्नौले पे। मैं उस रास्ते से आया था। वो तकरीबन वो बच्चा था, एक तरफ फूलों वाला था, एक तरफ वो था जिसमें झंडे लगाए हुए थे, थाने के बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने बताया ना कि जो कहानी चल रही थी
कि आपको तो, हमें तो कोई पता नहीं था ना, मैं नॉर्मली अपने ऑफिस से आया, मैं वहाँ रुका कोने पे, मैंने कहा ये यहाँ से मेरा घर करीब है तो मैं यहाँ से एक पोल ले लेता हूँ, तो मैंने फ्लैग लगाना था, 14 अगस्त सुबह थी, तो मैं वहाँ रुक के उससे बात की, पैसे मेरे ख्याल में 300 350 तय उसी हुआ, रात वो हाँ। 5-10 मिनट पहले की बात है, अच्छा। तय होगा। तो मैंने देखा कि मैं बाइक पर ये ले जा नहीं सकता अकेला, मैंने सोचा घर चलते हैं, जाके मैं किसी को साथ ले आता हूँ तो मैं फिर ले जाऊँगा। मैं घर गया हूँ, तो मैंने जाते ही, मेरी आदत है जब भी मैं जाता हूँ कोई काम मैंने नेक्स्ट करना, तो मैं घर में दाखिल होते बादल करता रेडी हो रहा भाई वहाँ जाना, ये करना वो करना। तो मैंने, मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह, अभी तो उसने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने उसको कहा चलो बेटा चले मैं आपको वो पोल भी ले देता हूँ और कुछ और भी लेना तो वो भी ले लें। तो वो बड़ी खुश हुई। इस दौरान मेरी बीवी ने कहा कि खाना रेडी है, अगर आप 2 मिनट रुक जाए तो खा लें, गर्म गर्म है, फिर ले आइएगा। तो आपकी रिहाइश नज़दीक थी? नज़दीक थी, हम नीलम बाग में रहते, तो मुझे आज अच्छा। भी जैसे अभी आपने वो बताया कि लाशों का क्या सीन था, तो मैं उसकी बात सुन के रुक गया। मैं कहा चलो खाना रेडी तो थोड़ा सा खा लेते, इसको नहीं इंतजार करते। मैंने खाना खाया, वो मैं घर पहुंचा, खाना खाया, टोटल को 15 या 20 मिनट या 18 मिनट टोटल लगे होंगे, और मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी रही कि हमने जाना है अभी। एकदम से ब्लास्ट हुआ बहुत ज़्यादा। तो हम अपने तौर पे ये सोच रहे थे, मैं अभी क्लिप में भी मैंने बोला रोड पे खड़े होकर उसी जगह पे भी, तो हमने अपने आप को तसल्ली दिली के लिए कहा कि शायद कोई ट्रांसफार्मर फट गया, लेकिन वो चूंकि इतना शदीद था। देख ले कि यानी कि ना जहाँ पे थाना है वहाँ से नीलमबड़ा काफ़ी दूर है सर, यानी कि जो आधा किलोमीटर हाँ, मैक्सिमम, आधा किलोमीटर, इतनी दूर आवाज गई थी। लेकिन ब्लास्ट तो आम तो नहीं था सर, वो तो वहाँ भी आपने ऐसा समझा कि ये कि जैसे मैंने समझा कोई ट्रांसफार्मर है। हाँ, तो काफी 2-4 मिनट रुके तो मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ हल्की हल्की चीखों को पार जो है ना वो ज़हन में आ रही है। यकीनन कुछ लोगों को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो करीब करीब माउथ पब्लिसिटी से चीज़ें आगे चली आने जाती शुरू हो हैं। जाती तो मैंने कहा बीवी को अगर टीवी तो लगाओ, ये क्या हुआ है। तो टीवी लगाया तो आपको पता है आजकल तो उसी वक्त शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि मून मार्केट में तो ऐसे बम ब्लास्ट हुआ है। मेरा नवाला यहाँ था, यहीं रुके, मैं रुक के बैठ गया। बीवी ने कहा क्या? मैं कहा मैं तो बिल्कुल इस जगह पे खड़ा था अभी से 18 मिनट पहले, 16 मिनट पहले, ये तुम मुझे खाने के लिए नहीं रोकते, तो मैं तो फिर उधर ही था। बल्कि सेम इसी तरीके से हमारे घर के साथ वाले एक हैं मोहम्मद अहमद साहब, बड़े सूफी बुजुर्ग थे, वो यंग थे, 40 साल के नेक आदमी थे। वो भी अपने भाई के साथ गपशप लगाते हुए ना किताबें लेने गए हैं वहाँ पे, और मिले ही नहीं है। सुबह 4 बजे तक वो लोग ढूंढते रहे, 4 बजे जाकर उनकी मी हॉस्पिटल से लाश मिली। तो पता चला, तो मैं आज तक जिस चीज को कितने साल गुजर गए, वो भी शहीद हो गए। वो शहीद हो गए। बल्कि एक और वहाँ पे मेहमान कोई लड़का आया हुआ था, वो मिला ही नहीं है, बहुत वो मिला ही नहीं। तो मैं आज भी है। मतलब ये देखे ना, 2008 से आज 13 साल गुजर गए हैं। तो वो जब भी मैं, यानी आज भी मैं वहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड कराया, वैसी दुकानें लगी हुई थी, लेकिन वो कितनी जाने उस वक्त वो चली गई। तो बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक, मैं तो यहाँ ये दुआ की अल्लाह से कि बारी ताला इस्लाम में कभी जिंदगी में कभी भी दोबारा ऐसा कोई रात ना आए। अल्लाह ताला ने आपको भी नई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैं तो उस टाइम खुद आंखों से देख रहा था सारा वाक़या जैसे जैसे हुआ। यकीन जाने कि अभी भी आंखें ऐसे बंद करो तो मुझे बाजू, टांगे, हाथ, सर इस तरह के उड़ते नजर आते हैं। एक सवाल और भी है छोटा सा, कि जब इस तरह की सिचुएशन चलती है, फोन आते हैं, थ्रेट होता है, फलाना, इंसान है ना, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, अंदर एक दिल भी है। तो कभी घबराहट का एहसास हुआ आपको ऐसी किसी फोन से, किसी चीज से? यानी कि खौफ कह रहे हैं? जी नहीं, खौफ वाली कोई ऐसी बात नहीं। अगर मेरी बात सुने, अगर हमें खौफ आना हो ना, तो पहले तो हमने यूनिफॉर्म पहननी है, यानी कि आप लोगों के या लोगों की हिफाजत के लिए, कि इनको तो जो अगर हमने खौफ खाना है तो फिर इन लोगों को हमने हिफाजत क्या देनी है। तो खौफ वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उस टाइम एक जैसे जज्बा आ जाता है। नहीं, जैसे एक वो भी मारते हैं, हम भी यानी कि जिसको कॉल आ रही है, मैं हूँ या कोई भी, तो वो हम भी मारते हैं। तो मर्द के जैसे वो एक तरफ चैलेंज करते हैं ना, तो हम उसमें ज़्यादा हमें, बल्कि इसमें जज्बा पैदा हो जाता है, जज्बा पैदा होता है उसमें। वो यानी कि वो कुफर पे है, वो गलत है, वो यानी कि जराइम पेशा बंदा है। मैं हक पे हूँ, मैं यानी कि अगर मैं अपने अवाम के लिए अपनी जान भी उसके आगे रखता हूँ, तो उस पर मुझे आगे कुछ यानी कि अगर नज़र आती है तो शहादत नज़र आती है। तो इस बार इसलिए कि खौफ वाली बात नहीं होती, वो कोई ऐसी बात। ये अक्सर यानी कि पूछ लेते हैं मुझसे कि कभी आपके हमारा ऐसे सीन होते रहते हैं। तो ये जो मैं मुन्ने खां की बात बता रहा था ना, इसने कमांडोज की सारी की हुई थी ट्रेनिंग्स, उसमें तकरीबन 1 करोड़ की इसकी हेड मनी थी। उसके बाद जब कॉल आ गई, सीनियर से लेके जूनियर तक पता था कि थ्रेट्स आ रही हैं, खुद कुछ हमला हो गया ना, थाने में बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। वो ये कि आधे से ज़्यादा नफरी गैप हो गई, कुछ बीमार हो गए, कुछ ट्रांसफ़र करने शुरू हो गए, सिर्फ इस खौफ से कि ये इतना हादसा हुआ है, ये रियाज़ाबाद पे फिर ना हो जाए, हमारा कोई जानी नुकसान ना हो जाए। लिहाजा
गैर हाज़र होना शुरू हो गई सारी नफरी तकरीबन। दूसरा, एक दफ़ा मलक इकबाल साहब वो थे डीजी थे आईबी के, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे साथ लिया, दफ्तर है वहाँ पे हमारा एक एजेंसी का वो, तो वहाँ पे ले गए मुझे। तो वहाँ पे गए हम, तो उधर जब गए तो वहाँ पे जो मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब थे उनको मिले। उन्होंने कहा ये 3 बातों के लिए तुझे रियाज अब्बास बुलवाया है। नंबर 1 कि मैंने देखना था कि ये एक बहुत ही लकी इंसान जो इतने बड़े खुद के हमले में बच गया। दूसरा, एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा जिसके लिए तालिबान ने अफ़गानिस्तान में बैठ के उसके कत्ल का मनसूबा बनाया और ख़ुद के हमला भेजा, जबकि उसके लिए तो कलाशनी काफ़ी थी। तीसरी एक बात आपको और बतानी है, वो ये कि आपके लिए बहुत ख़तरा है। उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई, उसमें वही आवाज़ जो मुझे टेलीफोन पे जो जिस आवाज़ में मेरे साथ बात होती थी ना, वही रिकॉर्डिंग थी। तो उसमें वो कहते हैं कि ये रियाज अब्बास तो बच गया इस खुद के हमले में, तो इसको मारना ज़रूर है। तो वो किसी को हुक्म दे रहा होता है कि तूने इसे किन्नुओं से मार दो, तो वो कहते हैं नहीं, किन्नू ये हैंड ग्रेनेड को कह रहे हैं, अपनी हिफाजत करनी है। ठीक है, दहशत गर्द को एक हुक्म मिल गया पीछे से कि तूने ये काम करना है, रियाज अब्बास को कत्ल, तो उसने करके जाना है। उससे दोबारा किसी ने नहीं आके कहना कि ये काम ना करो, कि वो तो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। मुझे उन्होंने कहा कि आप कई मुल्क से बाहर चले जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक ये पकड़े नहीं जाते। मेरे सीनियर अफसरान को इन्होंने कहा कि रियाज अब्बास को आप किसी दूसरे मुल्क भेज दें। तो उन्होंने भी, जब मेरे सीनियर अफसर, मैंने भी उन्होंने कहा कि सर कुछ नहीं होता। फिर मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया, उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में तुझ पर 9 दफ़ा हमला होना था, तुझ पर हैंड ग्रेनेड से हमला करना था। और वो रिकॉर्डिंग में बता रहे थे कि आज भी बच गया, आज भी बच गया, आज मौका नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के। तो बेहतर यह है कि तुम दूसरे मुल्क कहीं चले जाओ। तो मैंने फिर उनका वो कहना भी ना माना, मैंने कहा कोई बात नहीं है। इसी दौरान एक दिन एक गाड़ी आती है और मुझे कहते हैं कि आपको किसी सीनियर अफसर ने बुलाया। तो मैं चला जाता हूँ, तो वो गाड़ी मुझे लेके, और आगे पीछे 3-4 गाड़ियाँ होती हैं, तो मुझे लेके सीधा चले जाते हैं एयरपोर्ट। जब मैं देखता हूँ वो तो एयरपोर्ट होता है, तो इसी दौरान जब पहुँच जाता हूँ एयरपोर्ट, तो वहाँ पे मुझे पासपोर्ट मिलता है मुझे मेरा, तो उस पर दुबई का वीज़ा लगा होता है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचता तो कहते हैं ये तेरा दुबई का वीज़ा है, ये तेरा पासपोर्ट है, आप एयरपोर्ट के अंदर जाओ। तो मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, तब मुझे पता चला कि मैं दुबई जा रहा हूँ, और मेरी टिकट कन्फर्म थी, अगली फ़्लाइट जो जाने वाली थी। बल्कि मैं एयरपोर्ट पे अपने फैमिली को और जहाँ भी मैंने बताना था वो बताया कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो चला गया दुबई। फिर इस गैंग ने मेरे फैमिली, मेरे घरों वालों पे, मेरे रिलेटिव्स, और जहाँ जहाँ इन्हें इतला मिलती थी कि ये हो सकता है यहाँ रियाज अब्बास हो, मैंने तो खुफिया रखा था बाहर जाना। और वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इसी तरह के हमले कर रहे थे, और वो एजेंसियाँ उन्हें एक जगह से उठाते थे मेरी फैमिली को, दूसरी जगह से घर से उठा, तीसरी जगह से उठाते थे और उनकी हिफाजत करते थे। तो एक अजीब सा ये एक मेरे पे भी आया। मुझे तो इतना इसका नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को भी और मेरे रिलेटिव्स को भी बड़ा एक बुरा सा वक्त आया था। फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया। दुबई के बाद मैं, मेरा ख्याल है, सीरिया गया। फिर उसके बाद मैं ईरान गया, फिर मैं सऊदीया गया। इस तरह मैं फिर 3-4 कंट्रीज में गया। फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे दुआएं भी करता रहा। फिर होता यह है कि एक दिन मैं ईरान में था, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहाँ पे रोज़ा है, वहाँ पे दुआ की।
तो मेरा ख्याल है कि मैंने वो, मेरे जो दिल मानता है कि मैंने वो इतनी दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे, क्योंकि मेरा दुश्मन वो था जो सामने नहीं था, अगर सामने होता तो मैं उसका मुकाबला कर सकता था। ये एक छुपा हुआ दुश्मन था और उसने आगे किसको कहा था ये भी नहीं पता था, लिहाजा वो ख़तरा था कि हर टाइम ऐसा था कि मेरे साथ कोई इसी तरह का इंसिडेंट फिर खुद के हमला या वो हैंड ग्रेनेड वाला हो सकता था, लिहाजा मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हो सकता था। लिहाजा उसके लिए मैंने वो फिर जो दुआ की अल्लाह ताला ने मेरी कबूल की। फिर ये गैंग मुख्तलिफ़ जगहों से जैसे भी वो पकड़ा गया, मारा गया और वो इस तरह का पुलिस कोर्स में। तो आपको मैंने इसलिए ये सारा बताया कि ये एक ये नहीं है कि पुलिस वर्क कितना आसान है। तो आसम जमील साहब एक जहाँ पे आप, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना कि थाने में आधी नफरी रह गई, ये भी एक प्रॉब्लम। मेरी फैमिली मुख्तलिफ़ घरों में शिफ्ट हो रही थी और उनकी निगरानी तो कर रहे थे एजेंसीज के एलीट के जवान और हमारी पुलिस कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक और काम भी बड़ा जो मेरे लिए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए एक तबाही का बायस बना। वो ये कि मैं तो बाहर चला गया और भाइयों को भी ख़तरा था। Please subscribe to this channel, Ebox.